नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट एमपीसीजी प्राइम लेकर। और सबसे पहले हम बात करेंगे रीवा की, जहां सियासत गरमाई हुई है। दरअसल हुआ ये कि सीएम ने रीवा के प्योंथर का दौरा किया और उसके बाद से सियासत तेज हो गई। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर मंच से उंगली उठाई गई थी, जिसका अब जिला कांग्रेस ने जवाब दिया है। प्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी के बयान से नाराज एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सद्बुद्धि यज्ञ तक कर डाला और अब पूर्व सीएम ने अपने घर पर छोड़े गए कटाक्ष का पारिवारिक तरीके से पलटवार कर दिया। ये रिपोर्ट। पिछले दिनों रीवा के थ्योथर विधानसभा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दौरा हुआ था, जहां मंच से बोलते हुए थ्योथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने दिग्विजय सिंह को एक तरफ मौलाना कहा तो वहीं ये भी कहने से नहीं चूके कि मेरे बाबा श्रीनिवास तिवारी ने दिग्विजय सिंह जैसे मुख्यमंत्री को अपनी उंगली के नीचे 10 साल तक रखा। अब ये बात कांग्रेस को खटक गई। दरअसल श्रीनिवास तिवारी के बेटे सांसद सुंदरलाल तिवारी को लोकसभा का टिकट देकर चुनाव लड़ाने वाले दिग्विजय सिंह पर सिद्धार्थ का उंगली उठाना और पूर्व सीएम के खिलाफ गलत बयानबाजी करने से खफा कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने सिद्धार्थ तिवारी पर पलटवार किया है। ये वही नेता हैं जो ओसामा जैसे आतंकवादी को ओसामा जी कह के बुलाते थे, और लगता है यही राहुल गांधी के गुरु भी थे। इसे राहुल गांधी भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल संसद से लेके हर सभा में करते हैं। साथियों, कांग्रेस ने, मैं त्योथर में खड़ा हूं, मेरे बाबा आपके विधायक थे। कांग्रेस ने हर पल पंडित श्रीनिवास तिवारी जी को धोखा देने का काम किया है। 1977 में कांग्रेस ने उनका टिकट काट के मनगवा से त्योथर फेंका कि हार जाएंगे, लेकिन त्योथर ने उनको हाथों हाथ लिया और चुनाव जिता करके भेजा था। भारतीय जनता पार्टी के नेता जब बोलते हैं जहर उगलते हैं। भाई सांसद हैं, उनके बगल में बैठे थे, अभी हुंकी भरवा रहे थे और कुछ दिन पहले तिवारी जी को ही बुरा भला बोल रहे थे, और आज नहीं बोले, 3-3 4-4 बार बोल दिए। उनको गुंडागर्दी, परिश्रय देने वाला, मतदाता सूची में गड़बड़ी करने वाला और न जाने क्या क्या श्रीनिवास तिवारी को बोलते हो। श्रीनिवास तिवारी की मूर्ति को कह रहे थे पुलिस की छाती में गाड़ देंगे क्या, और वो वहां बैठ के उनका समर्थन कर रहे हैं। इनको तो मंच ही नहीं शेयर करना चाहिए उनके जनार्दन मिश्रा के साथ। और भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस के लोगों का इस्तेमाल ही कांग्रेसियों के खिलाफ जहर उगलने में करे। विधायक सिद्धार्थ तिवारी जी को भगवान सद्बुद्धि दे। अब विधायक सिद्धार्थ तिवारी के इस बयान से खफा एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विधायक और रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा का फोटो लेकर सद्बुद्धि यज्ञ कराया है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि सिद्धार्थ तिवारी के बाबा श्रीनिवास तिवारी को हम व्हाइट टाइगर कहते हैं। हम उन्हें पूछते हैं, सिद्धार्थ तिवारी ने उस दिग्विजय सिंह पर उंगली उठाई जिसने उन्हें लोकसभा का टिकट दिया। बहन की शादी में पहुंचने पर सिद्धार्थ तिवारी ने दिग्विजय सिंह को पिता तुल्य बताया था। वहीं दूसरी ओर सांसद जनार्दन मिश्रा, जो उनके बाबा श्रीनिवास तिवारी को जमकर गाली देते थे, उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सद्बुद्धि यज्ञ कराया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह भी है कि उनको ये शायद आभास होना चाहिए कि दिग्विजय सिंह जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने उनकी बहन की शादी तक करवाई, उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रवेश तक उन्होंने उनके कहने पे मिला। तो ये आभास उनको होना चाहिए कि दिग्विजय सिंह जी वो व्यक्ति हैं, वो व्यक्तित्व के धनी हैं जिन्होंने सदैव सेवा भाव का काम किया है और इनको शिक्षा ग्रहण करने तक के लिए, प्रवेश तक की उन्होंने मदद की है। हर प्रकार से उन्होंने मदद की है। वो खुद अपने पोस्ट में लिखते हैं कि हम हमारे पिता तुल्य, और उसके बाद भाजपा में जाने के बाद ऐसी टिप्पणी करते हैं। ये बहुत शर्म का विषय है। हम बिल्कुल इसका घोर निंदा करते हैं। बहरहाल बीजेपी विधायक सिद्धार्थ के बयान पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि मेरे बेटे के समान हैं, उनके परिवार से मेरे घनिष्ठ संबंध थे और रहेंगे। क्या करे, पुत्र सपूत या कपूत हो सकता है, लेकिन पिता कभी कुपिता नहीं हो सकता। सिद्धार्थ को ईश्वर सद्बुद्धि दे। अब प्रदेश के विंध्य में नेताओं की बयानबाजी से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। देखना यह है कि सियासी बयानबाजी में अगला बाण कौन चलाता है। एनडीटीवी के लिए रीवा से जावेद अंसारी की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की। राजधानी रायपुर समेत बिलासपुर और दुर्ग में शराब कारोबारियों के घरों पर दबिश दी गई। प्रदेश भर में कुल 10 ठिकानों पर एक साथ रेड की गई। अब ईओडब्ल्यू की जांच की आंच में कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ कथित शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू की टीम ने रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में रेड किया है। इस घोटाले में 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेराफेरी कर सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया है। इस मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल भी जेल में हैं। इस तरह से कई शराब घोटाले के कई आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं। पूरे प्रदेश में 10 जगहों पर रेड की कार्रवाई की गई है और बात रायपुर की करें तो यहाँ पर 3 से 4 जगहों पर रेड हुई है, जिसमें देवनगरी में शराब व्यापारी अवधेश यादव का घर भी शामिल है। शराब कारोबारियों के ठिकाने पर सुबह से ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची और तमाम जो उनके ठिकाने हैं उन जगहों पर दस्तावेज के खंगाले जा रहे हैं। राजधानी रायपुर में भी 3 ठिकानों पर ये कार्रवाई चल रही है और मेरे पीछे देखें, ये अवधेश यादव का घर है। यहाँ पर ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची है। ईओडब्ल्यू की टीम के जो सदस्य हैं वो अंदर हैं, दस्तावेज खंगाल रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की जितनी भी कार्रवाइयाँ होती हैं वो बड़ी टॉप सीक्रेट रखी जाती हैं और जब तक कार्रवाई कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वो अधिकारी बातचीत नहीं करते हैं। तो ये अवधेश यादव का घर है और इसमें कहा जा रहा है कि उनके परिवार के सदस्य हैं, उनसे मोबाइल वगैरह ईओडब्ल्यू की टीम ने अपने पास रख लिए हैं और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, पूछताछ चल रही है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ यहाँ से दस्तावेज ईओडब्ल्यू की टीम को मिल सकते हैं, क्योंकि वहीं जांजगीर चांपा में भी क्लर्क जयचंद कोसले के घर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई हुई। 8 घंटे तक चली कार्रवाई में क्लर्क के घर से टीम के हाथ कई अहम दस्तावेज मिले हैं। अब हम इस पूरे घोटाले को इस ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुआ घोटाला। साल 2019 से 2022 के बीच का है मामला। लाइसेंसी दुकानों में बेची गई अवैध शराब, डुप्लीकेट होलोग्राम चिपकाकर बेची गई अवैध शराब, राज्य सरकार के राजस्व विभाग को करोड़ों का नुकसान, फर्जी होलोग्राम तैयार कर नोएडा की कंपनी पीएचएसई को ठेका। ठेके के लिए कंपनी पात्र नहीं, इसके बावजूद ठेका दिया गया। पीएचएसई को टेंडर देने के लिए नियमों में किया गया फेरबदल। टेंडर देने के एवज में लिया गया मोटा कमीशन। ईडी की गिरफ्त में आने के बाद मालिक विधु गुप्ता का बड़ा खुलासा। घोटाले में तत्कालीन सीएसएमसीएल के एमडी अरुणपति त्रिपाठी का भी नाम, कारोबारी अनवर ढेबर और अफसल अनिल टुटेजा का भी नाम लिया। इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद मामला और गहराया। 2024 के आखिर में पूर्व मंत्री कवासी लखमा का भी नाम आया। लखमा को हर महीने कमीशन मिलता था, ईडी की रिपोर्ट में दावा। फिलहाल छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले को लेकर अब ईओडब्ल्यू की टीम छापेमारी कर जब्त किए दस्तावेजों और सबूतों की गहन जांच में जुटी है। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं। अलग अलग तरीके का सिंडिकेट था कि फॉरेन लिकर को लेकर अलग सिंडिकेट था, किस तरीके से कमीशन होगा, होलोग्राम को लेकर अलग उसमें अवैध तरीके से पैसे और कुछ सिंडिकेट के तहत कुछ ही कंपनियां की शराब बेची जाती थी। तमाम विषय था जिसमें छत्तीसगढ़ को करीब 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाला बताया जा रहा है। उसी को लेकर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई चल रही है और ये उम्मीद जताई जा रही है और ये संभावनाएं हैं कि कुछ और लोगों के रडार में भी इस मामले में आ सकते हैं। रायपुर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। अपने मूनवॉक और डांसिंग स्टाइल से ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए मशहूर डांसिंग कॉप रंजीत सिंह की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। सोशल मीडिया पर एक युवती ने नया वीडियो जारी कर ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठने का भी आरोप लगा दिया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। अपने मून वॉक और डांसिंग स्टाइल से ट्रैफिक कंट्रोल करने के साथ ही लोगों का दिल जीतने वाले मशहूर डांसिंग कॉप रंजीत सिंह उस वक्त मुश्किल में आ गए जब सोशल मीडिया पर एक युवती ने नया वीडियो जारी कर रंजीत सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। युवती ने कांस्टेबल रंजीत सिंह पर 10 सालों से ब्लैकमेल कर लाखों रुपए ऐंठने का आरोप लगाया है। इससे पहले भी युवती ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया था कि रंजीत जबरदस्ती दोस्ती करने, होटल और फ्लाइट बुक कराने के लिए मैसेज भेजता है। इसी मामले में उसे लाइन अटैच कर दिया गया था।
युवती का कहना है कि उसके पास कई महिलाओं के संदेश आए हैं जिन्हें रंजीत ने झूठ बोलकर अपने जाल में फंसाया था। इन नए आरोपों के बाद पुलिस विभाग ने रंजीत के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी है। मेरे पास इतनी सारी औरतों के डीएम्स आ रहे हैं जो मैरिड हैं और इस बंदे का कांड अभी 1 साल का नहीं है। ये मैरिड वुमेन को ब्लैकमेल कर रहा है पिछले 10-10 सालों से, 8-8 सालों से। एंड मतलब जब वो अनमैरिड थी, उन्हें झूठ बोल के कि मैं बैचलर हूं, फिर किसी ने पकड़ भी लिया कि भाई तेरी तो बीवी है, बच्चा है, तो उसने बोला कि नहीं मेरे भाई का है वो बीवी और बच्चा भी, उसकी डेथ हो गई तो मैं सिर्फ उनका ध्यान रख रहा हूं, मेरी बीवी नहीं है। इतना तक झूठ बोला है। फिर उसकी बहाने बना के कि वो खराब है, ये है, मेरे पैसे अपने भाई को दे देती है, ये वो, और उन औरतों से उनको प्यार के जाल में फंसा के उनसे पैसे तक लिए हैं इसने, एक औरत से 2.5 लाख 2-2 लाख। अब भाई अब जिनकी शादी हो गई है वो तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी कि हमारा नाम मत लो क्योंकि शादी खराब हो जाएगी, और मैं क्यों किसी की शादी खराब करने वाली। मेरा तो उसने कुछ बिगाड़ा नहीं है, बिगाड़ा तो इस बंदे था ना। और मैं जब तक वो वीडियो रैंडमली स्प्रेड हो रही थी, वायरल हो रही थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था जब तक इसने उसमें वीडियो नहीं डाली कि उसने मुझसे गिड़गिड़ाया, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपको लाइव देखना चाहती हूँ, और इसलिए मैंने बोला कि होटल और वो बुक कर दूंगा मैं। दैट हर्ट माई ईगो। उधर शुक्रवार को रंजीत सिंह की तबीयत बिगड़ गई थी। सीने में दर्द की शिकायत पर उन्हें इंदौर के शेल्बी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल उनकी हालत पहले से ठीक बताई जा रही है, लेकिन युवती के आरोप लगाने के बाद अब रंजीत की मुश्किलें बढ़ गई हैं और अब जांच के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा कि ये ब्लैकमेलिंग का खेल है या फिर कुछ और ही खेल है। इंदौर से एनडीटीवी के लिए तनुश्री देसाई की रिपोर्ट। पीएम मोदी ने देश को एक संदेश दिया। संदेश था जीएसटी सुधार से जुड़ा, जिसमें जीएसटी में हुए सुधारों का पीएम ने जिक्र किया और क्या कुछ कहा आपको दिखाते हैं। यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे, कारोबार को और आसान बनाएंगे, निवेश को और आकर्षक बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे। जब साल 2017 में भारत ने जीएसटी रिफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया था तो एक पुराना इतिहास बदलने की और एक नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। दशकों तक हमारे देश की जनता, आप सभी लोग, देश के व्यापारी अलग अलग टैक्स के जाल में उलझे हुए थे। ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, वेट, सर्विस टैक्स, न जाने भांति भांति के दर्जनों टैक्स
हमारे देश में थे। एक शहर से दूसरे शहर माल भेजना हो तो न जाने कितने चेकपोस्ट पार करने होते थे, कितने ही फॉर्म भरने पड़ते थे, कितनी सारी रुकावटें थी। हर जगह टैक्स के अलग अलग नियम थे। वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ। साथियों, रिफॉर्म एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब समय बदलता है, देश की जरूरत बदलती है, तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म भी उतने ही आवश्यक होते हैं। इसलिए देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य के सपनों को देखते हुए जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। नए स्वरूप में मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। खाने पीने का सामान, दवाइयां, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे अनेकों सामान, अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। खाने पीने का सामान, दवाइयां, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे अनेकों सामान, अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। जिन सामानों पर पहले 12% टैक्स लगा करता था, उसमें से 99% यानी करीब करीब 100 के निकट 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में आ गई है। अब गरीब को, न्यू मिडिल क्लास को एक तरह से डबल बोनांजा मिल रहा है। जीएसटी कम होने से अब देश के नागरिकों के लिए अपने सपने पूरे करना और आसान होगा। घर बनाना, टीवी, फ्रिज खरीदने की बात हो, स्कूटर, बाइक, कार खरीदना हो, ये सब पर अब कम खर्च करना होगा। आपके लिए घूमना फिरना भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर होटल्स के कमरों पर भी जीएसटी कम कर दिया गया है। वैसे साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि दुकानदार भाई बहन भी जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बहुत उत्साह में हैं। वो बहुत जीएसटी में हुई कटौती को ग्राहकों तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। बहुत सारी जगहों पर पहले और अब के बोर्ड लगाए जा रहे हैं। जीएसटी की नई दरें लागू होने से कार के बाजार में भी उछाल आ सकता है। कारों में भारी छूट मिलने जा रही है। इसे लेकर डीलर और खरीदार दोनों उत्साह में। त्योहार में सस्ती कार, जीएसटी में कमी, कार बाजार में आएगी तेजी।
22 सितंबर यानी नवरात्र के पहले दिन से ही देश में जीएसटी की नई दरें चलेंगी। 22 सितंबर से जरूरत की चीजों पर केवल 2 स्लैब में जीएसटी लगेगा, 5% या 18%। सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए ऐसा किया है और जो लोग इस त्योहारी सीजन कार खरीदने की सोच रहे हैं, ये उनके लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि कारों के दाम में नया जीएसटी काफी कमी लेकर आया है। जब आपने पहली बार सुना कि मारुति ने ये प्राइस कट किया है जो कि जीएसटी रेट से अलग है, क्या सबसे पहले आपके मन में आया और इसका कार इंडस्ट्री पर कितना असर? मैं सबसे पहले आभार प्रकट करूंगा मोदी जी और उनकी टीम का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि उन्होंने एक आम इंसान, आम आदमी के बारे में, नागरिक के बारे में सोचा, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए अच्छा सोचा और इस तरह की नीति लेकर आए। इसी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मारुति सुजुकी ने भी अपनी दरें, अपना प्राइस कम किया है ताकि पब्लिक को इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। सर, प्राइस, रोड टैक्स, गवर्नमेंट का जीएसटी, इंश्योरेंस, ये सारी कीमतें डिलीवरी के टाइम जो भी चल रही होती हैं वो एप्लीकेबल होती हैं। तो किसी ने अगर पहले बुक कर रखा है तो निराश होने का कोई कारण नहीं है। उन्हें 22 के बाद अगर वो डिलीवरी लेते हैं तो उनको नया ही प्राइस मिलेगा। नए जीएसटी के बाद लोग काफी उत्साहित हैं, क्योंकि जो उनका बजट है उसमें अब उनकी पसंदीदा कार का अपर मॉडल मिल सकता है। He can upgrade his model rather than going for the base model. He can go for the upper model because उसके बजट के अंदर आ जाता है वो. So it is basically a big gift for the end customer. जीएसटी काउंसिल का फैसला ऑटो सेक्टर और खरीदारों के लिए राहत साबित होगा, खासकर मिडिल क्लास के लिए। इसमें कारों के साथ बाइक्स भी शामिल हैं। नई दरों के हिसाब से छोटी कारें और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों पर अब 28% की जगह 18% टैक्स ही लगेगा। सरकार ने यह भी साफ किया है कि छोटी कार वो होती है जो 4 मीटर से कम लंबाई की हो, पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से कम और डीजल इंजन 1500 सीसी से कम क्षमता वाला हो। बड़ी कारें या लग्जरी कारें 4 मीटर से लंबी और बड़े इंजन वाली होंगी, जिन पर 40% जीएसटी लागू होगा। हालांकि इससे हटने से बड़ी कारों के दाम भी थोड़ा कम होंगे। ऑटो पार्ट्स और 3 व्हीलर पर भी टैक्स 28% से 18% हुआ है, जिससे ये सस्ते होंगे। वहीं इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 5% जीएसटी स्लैब बरकरार है। देश में मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा वर्ग है, जिसका सपना परिवार के लिए कार लेना होता है। नए जीएसटी के बाद उनके घर में नई कार आने में आसानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और साथ ही शुरू हो जाएगा रामलीला का मंचन। लेकिन दिल्ली में रामलीला पर राजनीति हो गई है। राजधानी के प्रसिद्ध लवकुश रामलीला कमेटी में मंदोदरी के रोल को लेकर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी और बीएचपी ने मांग की है कि मंदोदरी की भूमिका वाले कलाकार को बदला जाए, जबकि रामलीला कमेटी पूनम पांडे के समर्थन में खड़ी हो गई है। मंदोदरी का किरदार पूनम पर तकरार। रामलीला में पूनम पर महाभारत। विरोध में उतरे संत, कमेटी का समर्थन। पूनम पर बीजेपी में दो राय क्यों? पूनम पांडे को कौन नहीं जानता। विवादों से पूनम का पुराना नाता रहा है। उनकी बोल्डनेस भी सुर्खियों में रही है। लेकिन इस बार विवाद की वजह रामलीला में उनके मंदोदरी का किरदार है। पुरानी दिल्ली की मशहूर लवकुश रामलीला कमेटी ने पूनम पांडे को रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार देने का फैसला लिया है। बस इसी फैसले पर बवाल हो गया। रामलीला कमेटी पूनम को मंदोदरी के किरदार में देखना चाहती है, तो संत समाज अब विरोध में उतर गया है। सबके अपने अपने तर्क हैं, सुनिए। रामलीला कमेटियों से हमारा यह आग्रह जरूर है कि कुछ तो मर्यादा का पालन करिए। जिन कलाकारों को आप ले रहे हैं उनका इतिहास, भूगोल, उनका आचरण क्या है, क्योंकि लोग देखते हैं, लोग सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि इस सोशल मीडिया के युग में जो है लोग ये नहीं जान पाते कि उसका इतिहास, भूगोल क्या है। तो अंततोगत्वा रामलीला समितियों की स्थिति खराब होगी और जो समाज धन देता है वो 10 बार विचार करेगा कि क्या ऐसे फूहड़ मनोरंजन के लिए हम धन दे रहे हैं। पूनम पांडे मर्यादा के अंदर
इस मर्यादित मंच के ऊपर आकर प्रभु राम की लीला के अंदर रावण की पत्नी मंदोदरी बनकर अगर इस रोल को करेंगी तो निश्चित रूप से उनका मन, दिल और दिमाग भी चेंज होगा और करोड़ों फॉलोअर्स जो उनको देखते हैं वो भी कहेंगे कि आज चेंज हो गई हैं और चेंज होने के बाद मैं समझता हूँ कि समाज की और लड़कियां भी अपने आप को, जिनका अतीत इस प्रकार का है, वो अपने आप को बदलेंगी और एक नया रास्ता दिखाएंगी। कमेटी को लगता है कि इस भूमिका के बाद पूनम का मन बदलेगा, लेकिन विश्व हिंदू परिषद की सोच रामलीला कमेटी के अध्यक्ष से अलग है। रामलीला देश की आत्मा, विश्वास, आध्यात्म और परंपराओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है और उसका एक एक पात्र जो है वो व्यक्ति को संस्कार देने का काम करता है। एक एक पात्र की चरित्रता, चारित्रिक शुचिता और उसकी जो हाव भाव हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि मंच पर जो दिख रहा है वैसे ही होना चाहिए, वो वास्तविक जीवन में भी वैसा उतरना चाहिए, ऐसा दर्शक चाहते हैं। तो आप अपने मंच के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, क्या उसकी ये पात्रता रखता है क्या? रामलीला में आपने मनोज तिवारी को भी देखा होगा, इस बार परशुराम के किरदार में नजर आएंगे, लेकिन वो पूनम के मंदोदरी के किरदार से खफा हैं। पर उन्हीं के पार्टी के विधायक रविंद्र नेगी को पूनम से कोई एतराज नहीं। समिति इसका संज्ञान लेगी, इतना मुझे विश्वास है और मेरा विचार भी है कि अगर बीएचपी ने कुछ प्रोग्राम, कुछ बात रखी है तो उसका बातचीत करना चाहिए। एग्जैक्टली किस विषय पे उनको आपत्ति है, ये सब बात हो कि उसका रास्ता निकल सकता है। अभिनेता अभिनेत्री उनका प्रोफेशनल है, उनका प्रोफेशन है कि हम वो किरदार निभाते हैं किसी भी चीज़ का। अगर वो किरदार निभा रही है तो वो, मेरे को लगता है इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो लोग आए इसीलिए, अभिनेता इसीलिए बनता है कि कोई भी किरदार कर ले। बात मंदोदरी की चली रही थी, तभी मध्य प्रदेश के कंप्यूटर बाबा ने इस विवाद में शूर्पणखा की एंट्री करवा दी और बोले कि पूनम पांडे को शूर्पणखा का रोल देना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप पूनम को पात्र न बनाओ, पर जरूरी है मंदोदरी, शूर्पणखा का पार्ट दो। यदि आपको पार्ट देना है तो जो जैसा उसको वैसे ही पार्ट दो ना, तो शूर्पणखा का पार्ट दो आप, मंदोदरी का क्यों होना चाहिए, इसका जरूर ध्यान रहना चाहिए। जो जैसा है उसको वैसा ही चरित्र का निभाने के लिए वो पात्र बनाना चाहिए। दिल्ली की लवकुश रामलीला कमेटी देश की सबसे प्रसिद्ध रामलीलाओं में से एक है। बड़ी बड़ी हस्तियां इस रामलीला का हिस्सा बनती है, लेकिन इस बार पूनम पांडे की एंट्री से रामलीला पर महाभारत शुरू हो गई है। सवाल यह है कि कमेटी अपना फैसला बदलेगी या फिर पूनम ही मंदोदरी के किरदार में दर्शकों के सामने नजर आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। एमपीसीजी प्राइम में इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।